तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग जब एक एक कदम आगे लेता है 200 के बाद खास करके या 210 के बाद, तो जो हेवनली साइंस होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, अब वो बजने लगे थे। जैसे जब पहला गाना बजा था हेवनली विंड सॉन्ग, फिर दूसरा बजा था हेवनली डाउ थंडर बीट, तीसरा बजता है क्लाउड फ्लूट सॉन्ग, जब बादलों की जो धुन होती है। और ये तब प्रकट होता है जब वांगलिंग 240 कदम चढ़ चुका था। इंसान नहीं सुन सकता था इसे, मतलब जिसका कल्टीवेशन उस लेवल पे ना हो। ऐसा लग रहा था कि बादलों में थोड़े छिद्र हो गए थे और हवा जब वहां बह रही थी तो ये आवाज प्रकट हो रहा था। और जुआनलो इन चीजों पर फोकस कर, तब आंखों को बंद करके, क्योंकि ये कल्टीवेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। तो चौथे पिलर पे जो बंदा बैठा था ना, वो ग्रे रोब्ड मैन, चारों मतलब बेसिकली जो बैठे थे, धुन की वजह से ऐसा लग रहा था उनकी मेमोरीज जो थी वो वापस आ रही थी। इवन कूडाओ भी थोड़ा सा वो साई करते, मतलब यार। और इन म्यूजिक की वजह से, साउंड की वजह से वांगलिंग भी एक वार्मथ फील करता, मानो उसका सोल बॉडी नरिश हो रहा हो। इंजरीज रिकवर होने लगती है और भी ज्यादा सेलेस्टियल और एंशिएंट पावर फ्यूज होने लगता है। लेकिन वो जो मूवमेंट होता है ना, पावर तो फ्यूज हो रहा है, लेकिन जब तक वो बॉडी का एक चक्कर नहीं मारे तब तक आप इसे यूज नहीं कर सकते। वांगलिंग फिर से कदम आगे बढ़ाना शुरू करता। अब ये शांत हो चुका था, पहले जैसा फियर्स नहीं था, आंखें खूनी लाल भी नहीं थे, एकदम नॉर्मल। और वांगलिंग आराम से 250वें कदम तक पहुंच जाता है। और जैसे ही 250वें कदम पर पहुंचता है, एक और धुन सुनाई देती है। ये था बारिश का धुन। और जो गाना था ना, ये सभी जब गाने एक साथ बज रहे हैं, मतलब वो क्लाउड फ्लूट फिर डरबीट या जो भी थे अपने, और मधुर होते जाता है। और जुआनलो बोलते हैं, ग्रैंड एम्पिरियन गुडाओ, पहले तो आप इसे प्रूफ नहीं कर रहे थे, अब आप क्या कहोगे? पर गुडाओ कुछ बोलते नहीं, आंखें बंद कर लेते, मानो इस सॉन्ग को ये खुद एंजॉय कर रहे हो। अब वांगलिंग भी रेन के साउंड को सुनता है, थोड़े समय के लिए खुद को फोकस करता, फिर आगे बढ़ता, 260वें कदम तक पहुंच जाता है। अब ये धुन जो प्रकट होती बहुत मिस्टीरियस थी, आसमान का धुन था, साउंड ऑफ स्काई, जो कि बाकी धुन के साथ मर्ज हो जाती है। और इसके बाद जो वांगलिंग का ये सेलेस्टियल एंशिएंट पावर का फ्यूजन था, हल्का सा मूव करता है, क्योंकि माउंटेन का भी प्रेशर तो बढ़ते जा रहा था, लेकिन मूवमेंट बहुत स्लो था। एक चक्कर बॉडी का मारने में हजारों साल लग जाए या उससे भी ज्यादा। और वांगलिंग के अंदर जो सोल ब्लड था ना एंशिएंट एंसेस्टर का, वो गलना शुरू हो जाता है। इसी सोल ब्लड के लिए तो आए थे अपने जुआनलो कि ग्रैंड एम्पिरियन गुडाओ से अवेकन कर देंगे तो वांगलिंग का पावर बढ़ जाएगा, बट वो खुद से होने लगा था। अब वांगलिंग 270 कदम तक पहुंच जाता है और इसके सेंसेस गलना शुरू हो जाते हैं। और इस समय वांगलिंग की आंखें सिल्वर हो चुकी थी, मानो इसमें कोई इमोशन नहीं था। वो जो काली पुतली होती है ना, वो भी सिल्वर हो जाती है। यही ऑरा जुआनलो ने केव वर्ल्ड में फील किया था। तो जो 9 सॉन्ग्स होते हैं, उसके अलावा जो 3 साइंस होते हैं ना, 3 प्रतीकात्मक चिन्ह, सिल्वर आंखें वो पहली थी। तो देखो, जो 9 सॉन्ग्स और 3 साइंस में एक कॉमन चीज है, सिल्वर आइज है। सेलेस्टियल एंसेस्टर की भी होती थी और एंशिएंट एंसेस्टर में भी कॉमन था जब पैदा हुए थे। चारों वो जो ग्रे रोब्ड ओल्ड मैन थे, वो फिर से वांगलिंग की तरफ देखते कंफ्यूजन के साथ। और जो गुडाओ थे, वो बोलते कि 9 सॉन्ग्स और 3 साइंस, इसे तुम्हारे बॉडी में 5 सॉन्ग्स और 2 साइंस है। अगर तुम 300 कदम तक आ गए तो मैं तुम्हारे सोल ब्लड को अवकन कर दूंगा। आवाज काफी कोल्ड थी। वांगलिंग अभी 270 कदम चढ़ चुका था, रेस्पॉन्ड बिल्कुल नहीं करता उस आवाज को, और 280 कदम तक पहुंच जाता है। इसका एंशिएंट पावर गलना शुरू होता है। एक और गाना बाद सॉन्ग में जुड़ जाता है, यानी छठवां था अर्थ का सॉन्ग, मानो ब्लैक अर्थ कुछ एक अलग साउंड प्रोड्यूस कर रही हो। इसे आप फ्यूनरल सॉन्ग बोल सकते हो, किसी की मृत्यु पर बजाया जाता है, सैड सॉन्ग टाइप था। और जब स्काई वगैरह के साथ मिक्स होता है ना उन साउंड के साथ, तो लाइफ और डेथ वाला वो सॉन्ग एक ग्रैंड सॉन्ग में ये बदलने लगा था। वांगलिंग के सेंसेस गल रहे थे, इसका मतलब वो गायब नहीं हो रहे थे, वो बल्कि बॉडी में डीपर लेवल पर फ्यूजन शुरू हो चुका था। सिल्वर ऑफ फोर्स अब ये फील कर रहा था, जो इसके बॉडी में जन्म ले रहा था, जो न तो एंशिएंट था न तो सेलेस्टियल था, दोनों का फ्यूजन और एक नया पावर था। लेकिन उसको पूरा साइकिल करने में शायद बहुत समय लगेगा। वांगलिंग आगे बढ़ता है और 290 कदम तक पहुंच जाता है। पावर जो था फ्यूजन का थोड़ा तेज हो जाता है मूवमेंट में। इसके इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह जो भी चीजें थी पहले से अलग थी, ज्यादा पावरफुल थी। और जब 290 कदम तक पहुंचता है तो फिर एक और सॉन्ग बजता है, जो आप बाहर भी नहीं सुन सकते थे, क्योंकि वांगलिंग की बॉडी के अंदर से आ रहा था। सॉन्ग ऑफ द बॉडी, मतलब शरीर में मानो एक म्यूजिक हो, रिदम हो, कुछ वैसा। और बाहरी जो आउटसाइड सॉन्ग्स थे ना, बाकी जो 5 या 6 हुए थे शायद अभी, उनके साथ ये फ्यूज होने लगता है, अलग आवाज प्रकट हो रहा था। तो ये 7वां सॉन्ग था। वांगलिंग का जो नजर था वो फियर्स होता, आपको लग रहा था मैं 300 कदम नहीं चढ़ पाऊंगा, और फिर ये 300वें के लिए भी बढ़ जाता है 290 से और पहुंच भी जाता है। तो जो 4 ग्रे रोब्ड मैन थे, में से 2 के अंदर जो कंफ्यूजन था वो गायब हो जाता है, काफी कोल्ड हो जाते हैं, वो बहुत तेजी से वांगलिंग की तरफ बढ़ते हैं और एक एक पंच मारते हैं। पंचेस में मानो ग्रे फॉग था, जायंट हेड दिख रहा था। इसकी वजह से वांगलिंग के बॉडी साउंड आने लगता है। हार्ट बीट का साउंड था, इंटरनल ऑर्गन का साउंड था, इंटरनल ऑर्गन सॉन्ग कहते हैं। 8वां सॉन्ग, मतलब बॉडी में जो चीजें होती है ना, जैसे लिवर चल रहा था, एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, हार्ट बीट, ये सब एक सिंक में हो जाती है। ये भी बॉडी सॉन्ग के साथ, बाकी सॉन्ग्स के साथ इंटरनल सॉन्ग फ्यूज हो जाता है। अब 8 सॉन्ग एक साथ बजते हैं। वांगलिंग का जो एंशिएंट पावर वो इसके फ्लैश और ब्लड के साथ फ्यूज होने लगता है। सेंसेस वगैरह फैलना शुरू होते हैं मेरिडियंस के थ्रू, और अब बड़े स्केल पे फ्यूज हो रहे थे। और जो साइकिल था ना कि वांगलिंग की बॉडी का चक्कर मार, जो बहुत स्लो था फिर फास्ट हो रहा था, वो और फास्ट हो जाता है। अब 10-20 साल वांगलिंग को लगता, मतलब स्पीड बढ़ने के बाद भी, लेकिन यहाँ पर आने की वजह से 8वें सॉन्ग की वजह से ये पलक झपकते हो जाता है। और वांगलिंग उधर उन दोनों को देखकर कहता है स्क्रैम। और वांगलिंग ज्यादा तेज भी नहीं बोलता, बट एक अलग प्रेशर था, ऐसा प्रेशर जो माउंट गुडाओ से लोग नॉर्मली फील करते हैं।
वैसा प्रेशर, और ये इतना काफी था, हालांकि थोड़े समय के लिए था। इस पावर को देख कर ये दोनों जो ग्रे रोब्ड मैन फ्यूज हो जाते हैं और फिर एक पंच मारते। ये पंच 30 फीट दूर था वांगलिंग से, लेकिन वांगलिंग के प्रेशर की वजह से ये पंच कोलैप्स कर जाता है और प्रेशर की वजह से दोनों दो भागों में फिर से पड़ जाते हैं और दूर जाके गिरते हैं। खून के उल्टी कर रहे थे, विश्वास नहीं हो रहा था। पूरा माउंट गुडाओ को वांगलिंग हिला के रख देता है। अब टावर के पीक से बड़ा सा लार्ज हैंड आता है, वांगलिंग की तरफ बढ़ रहा था। 5 फिंगर माउंटेन अटैक था ये, जो कि वांगलिंग के सेलेस्टियल और एंशिएंट फ्यूजन पावर से टकराता है। रेवेन इस फिंगर को भी पीछे हटना पड़ता है। अब वांगलिंग का जो पावर था ना सेलेस्टियल और एंशिएंट का, वो अलग हो जाता है और दूसरा साइकिल शुरू हो जाता है। अब वो स्लो था, अब इस दूसरे साइकिल को पूरा होने में लंबा समय लगेगा। टावर के अंदर से आवाज आती कि अंदर आओ, मैं तुम्हारे सोल ब्लड को जगा दूंगा। वांगलिंग कुछ बोलता नहीं, 301वें कदम पर चढ़ता है और जो सोल ब्लड था ना वो पूरी तरह से गल के इसके बॉडी में अब फ्यूज हो जाता है। इसे ग्रैंड इंपीरियल गुडाओ की अब जरूरत नहीं थी और वांगलिंग रेस्पेक्ट देता है माउंट गुडाओ की तरफ, ऊपर की तरफ देखकर कि ग्रैंड इंपीरियल गुडाओ थैंक्स, आपने मेरा मदद किया। वांगलिंग जानता था यार शायद ये गुडाओ ने जानबूझ करके, नहीं तो अगर यहाँ नहीं आता तो न तो इसका एंशिएंट एंसेस्टर का ब्लड मर्ज होता, तो इसे वो रास्ता दिखता कि कैसे फ्यूज करना है। इस प्रेशर की वजह से वो कर पाया था। शायद गुडाओ ने मदद किया बट वो दिखाना नहीं चाहते थे। गुडाओ स्ट्रॉन्गेस्ट थे तो ऑब्वियसली वांगलिंग इन्हें रिस्पेक्ट देता है और अंदर से आवाज भी आती कि टेंशन मत लो, 300 कदम चढ़ लिया तो तुम जा सकते हो। जुआन लुओ के पास वांगलिंग पहुंच जाता है, प्यार से कहता है क्योंकि इसने देखा था भी गुडाओ के भी विरुद्ध जाने को तैयार थे वांगलिंग के लिए। ये लोग चले जाते हैं तो वो जो ग्रे रोब्ड मैन थे जो 2 इंजर्ड हो गए थे, कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ देख रहे थे। फिर कल्टीवेशन में लग जाते और जो गुडाओ थे उस तरफ देख रहे थे जिधर वांगलिंग और जुआन लुओ गए थे। क्या सोच रहे थे पता नहीं। कुछ दिनों के बाद फिलहाल वांगलिंग एंशिएंट डाओ के इंपीरियल सिटी में आ चुका था और न तो जुआन लुओ वांगलिंग से पूछते हैं कि क्या हुआ था वहां, और ये ना तो वांगलिंग भी बताता है क्योंकि उनकी अपनी समझ थी। दौरान 1 महीने आराम से निकल जाते हैं और वांगलिंग अपना क्लोज डोर कल्टीवेशन में था। बहुत सारे जगह जाता है, इस सेंसेस को एब्सॉर्ब करता है और फिर इसका जो पावर था जो मेल्ट हो गया तो वो ठीक है, लेकिन इस सेंसेस को ये अलग कर सकता था, एंशिएंट पावर को भी अलग कर सकता था और वांगलिंग चाहते इन्हें फ्यूज भी कर सकता है। अभी ये पूरा फ्यूजन नहीं कर पाता ना, ऐसा कि पूरे पावर एक बार में मर्ज हो जाए, ऐसा ये कर पाया तो गुडाओ के बराबर इसका पावर हो जाएगा। फ्यूजन चल रहा था, मतलब वो साइकिल जो था ना वो चल रहा था लेकिन बहुत स्लो था। इधर वांगलिंग अपना वुड एसेंस बढ़ा रहा था, के पास कोई लिक्विड था, ये फिलहाल यूज कर रहा था। तो फिलहाल अपने 5 एलिमेंटल बॉडी को देख रहा था। 5 कलर तो चमक रहे थे बट वुड और मेटल अभी भी बाकियों से कम थे, लेकिन समय के साथ पहले से ज्यादा ब्राइट हो चुके थे। और इसका जो वुड एसेंस टू बॉडी वो इन लिक्विड्स की वजह से बन जाता है। मेटल एसेंस अभी भी बॉल ऑफ लाइट के समान, इसका एसेंस टू बॉडी नहीं बना था। अभी वो गोल्डन फ्रैगमेंट निकालता है जो इसे जीओडी ने दिया था। इसे इसने रिफाइन तो किया है बट इंटीग्रेट नहीं किया था और यहाँ पर भी तो इसने अभी मेटल एसेंस से एब्सॉर्ब किया है जुआन लुओ की मदद से। तो अब ये मेटल एसेंस टू बॉडी भी बनाना चाहता था। अभी इसका 5 एलिमेंटल ट्रू बॉडी असली में फ्यूज इनटू 1 होगा और नेक्स्ट लेवल इसका पावर बढ़ेगा। तो फिलहाल इस प्रोसेस में लग जाता है गोल्डन स्वॉर्ड फ्रैगमेंट के और 1 महीना और निकल जाता है। तो जुआन लुओ के साथ वापस आने के 2.5 महीने बीत चुके थे और इसी लकड़ी के घर में अपना वांगलिंग था और जुआन लुओ को पता था कि वांगलिंग क्या कर रहा है। वांगलिंग एक दिन अपना कल्टीवेशन कर ही रहा था, तभी एक जेड इसके घर की तरफ पड़ता है और मैसेज जो था ये पढ़ लेता। एक इन्विटेशन था कि एंशिएंट डाओ एम्परर अपना शादी कर रहे हैं 10 दिनों के बाद। तो उसमें वांगलिंग को इन्वाइट किया गया था। इसे पता था ये जेड यहाँ पर आया है, मतलब टीचर के थ्रू ही आया होगा, वो जाना तो पड़ेगा। देखते जाऊं कि ना जाऊं, पहले सोचता है वांगलिंग, क्योंकि अभी फ्यूजन में था ना वो मेटल एसेंस के, क्योंकि भाई ये है सख्त लौंडा मेरे जैसा, अपना काम ज्यादा जरूरी जो अच्छी चीजों के लिए, और इसके हिसाब से मेटल एसेंस का ट्रू बॉडी कुछ दिनों में बन जाएगा। और वांगलिंग जो सोच रहा था ना कि पावर में इसके परिवर्तन आएगा अपना, क्योंकि कल्टीवेशन का रास्ता था, तो ये श्योर भी हो जाएगा। फिर जैसे अगर इसका पावर मान लो वॉइड टर्बुलेंट के लेट फेज पे ही रह गया मेटल एसेंस ट्रू बॉडी के बनने के बाद, तो इसका जो सोचना था कैलकुलेशन था वो गलत होगा। फिर अगर गलत हो गया तो ये दूसरा रास्ता देखे, इथेरियल एसेंसेस जो है ना चौथा, यानी कि इनकार्नेशन, उस पर फोकस करेगा, लेकिन वो ज्यादा टफ है। फिलहाल वांगलिंग यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एक्टिवेट कर फॉर्मेशन में एंटर करता है और गायब हो जाता है और अंदर में बहुत प्रकट होता है। वांगलिंग ने एक अंदर में बहुत गुफा बनाया था, मानो ब्लैक एंड व्हाइट सन से भरा हुआ। यहाँ पर इसने सेलेस्टियल एंसेस्टर की खोपड़ी को भी रखा था। बहुत पावरफुल रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे। इवन एसेंडेंट इंपीरियंस भी इसे सेंस नहीं कर सकते थे। ग्रैंड इंपीरियंस के लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा। इन रेस्ट्रिक्शंस में इसने वो जो इसका फ्यूजन का पावर था ना, सेलेस्टियल और एंशिएंट पावर से भी हल्का सा यूज किया था और अपने ग्रैंड इंपीरियन सन को ये नरिश कर रहा था, वो जो सेलेस्टियल एंसेस्टर की खोपड़ी थी। क्योंकि जब इसका जो ग्रैंड इंपीरियन सन है ना सेलेस्टियल एंसेस्टर के हेड के साथ फ्यूज हो जाएगा, इसका ग्रैंड इंपीरियन सन जो बन रहा है वो पूरा सॉलिड हो जाएगा। अब जो सेलेस्टियल एंसेस्टर की खोपड़ी से ग्रीन गैस निकल, वो इसका ग्रैंड इंपीरियन सन एब्सॉर्ब कर लेता था। ये 3 महीने से चल रहा था। और भाई सेलेस्टियल एंसेस्टर की खोपड़ी तो इतना इजीली रिफाइन भी नहीं होगा। अब वांगलिंग एक सोल निकाल सेलेस्टियल एम्परर लियान डाओजेन का सिर्फ वांगलिंग ने पकड़ के रखा और इस समय मानो वो अपनी आंखें खोलना चाहते, बट उनके अंदर कोई पावर नहीं बचा। बट भाई सेलेस्टियल ऑरा तो उनका पावरफुल था, प्योर था। प्रेशर अभी भी ग्रैंड इंपीरियन का था, लेकिन सेलेस्टियल एनर्जी में एक प्रॉब्लम आ चुका था, इसका पावर मिक्स हो चुका था। और वांगलिंग का पुराना मकसद क्या था कि मैं इस ग्रैंड इंपीरियन डाओजेन के पावर को यूज करके अपने सेलेस्टियल और एंशिएंट पावर को बाई फोर्स फ्यूज करूं, बट अब उसकी जरूरत नहीं। बट ये सोल अभी भी काम का था। लेकिन वांगलिंग के साथ प्रॉब्लम ये था कि जो एंसेस्ट्रल कर्स है ना डाओजेन के ऊपर, ये उसे हटा नहीं सकता था फिलहाल के पावर के हिसाब से। अब वांगलिंग एक कर्स को हटाने को देख अपने तरीके से, पर जैसे हल्का सा कर्स पावर निकालता है ना, वो वांगलिंग के
फिंगर की तरफ बढ़ता है और जैसे वो पावर आगे बढ़ता है वांगलिंग की आंखें सिल्वर हो जाती है। मानो ये जो पावर था घोस्ट पावर ये इसकी आंखों से डरता है, उसका साइज कम होने लगता है। वांगलिंग उसे पकड़ के मसल देता है, लेकिन इतने में ही वांगलिंग का पसीना छूटने लगता है कि हाँ मतलब सेलेस्टियल और एंशिएंट पावर का फ्यूजन इस कर्स को निकाल सकता है, बट मेरा कल्टीवेशन उतना नहीं है। फिलहाल इस सेलेस्टियल एम्परर के सोल को रख देता है और इसे समझ में आता है इसे वेट करना पड़ेगा जब तक इसका ग्रैंड इंपीरियन सन न बन जाए, इसका पावर न बढ़ जाए। चाहता तो जुआनलुओ की मदद ले सकता, बट वांगलिंग सोचता ये सही नहीं होगा। कुछ चीजें अभी भी नहीं बताता था भाई, हर चीज बताना जरूरी नहीं है। वांगलिंग वो जो प्रिंस जीडो ने इसे गिफ्ट दिया एंशिएंट एंसेस्टर का 1 फिंगर का शायद पावर भी है, ये उससे निकालता है। पहले जब ये इसे ट्राई किया तो मानो एक बैरियर इसे रोक रहा था, बट अब इसका सोल ब्लड मर्ज हो चुका था। इसे अब कुछ चीजें दिखाई देने लगती, समझ में आने लगती, मेमोरीज भी इसके माइंड में ऐड हो चुकी थी, मे बी एंशिएंट एंसेस्टर की थी। अब इसे वो अटैक दिखाई देता है 1 फिंगर अटैक। ये कॉम्प्रिहेंड करने को देख फिंगर अटैक आ रहा है और पूरी दुनिया 2 भागों में बढ़ जा रही है। बट वांगलिंग के लिए थोड़ा मुश्किल था, बार बार ट्राई करता, पर सिल्वर लाइट इसकी आंखों में चमकती और फिर से देखता इस अटैक को। इसे ब्लरी फिगर फिर से दिखाई देते ना, पहले से क्लियर कि उन्होंने ग्रे रोब पहना था, बड़े बाल थे। एंशिएंट डाउ इंपीरियल सिटी में जो स्टैचू है वैसे ही दिखते, एंशिएंट एंसेस्टर थे। लेफ्ट हैंड पीछे रखा हुआ, आसमान में बढ़ रहे थे, आसमान की तरफ देख रहे थे और कुछ लोग इनकी तरफ बढ़ रहे थे। वो फियर्स बीस्ट थे। बीस्ट भी बहुत अलग थे, मतलब इंसानों का शरीर था, मतलब खोपड़ी था और बॉडी लायंस का था, और ये बहुत पावरफुल थे, मतलब ग्रैंड इंपीरियन के आसपास की इनकी हो रहा थी। बट एंशिएंट एंसेस्टर अपने राइट हैंड को आगे बढ़ा, अलग पावर इकट्ठा हो रहा था। पावर से मतलब ये एक अलग सेपरेट स्पेस बना देते, ये बीस्ट पूरे फंस जाते हैं, फिर ऐसा मसल देते हैं इन्हें। लेकिन वांगलिंग ये सब देख तो लेता है। अब ये जेड जो था ना वो 2 भागों में बढ़ जाता है, धूल में बदल जाता है। लेकिन इसे समझ में आता है स्पेल कितना पावरफुल है। ये स्पेल भी नहीं था, कम्युनिकेशन था इस दुनिया के साथ। वो अपने इस पावर से दुनिया को मैनिपुलेट कर पा रहे थे, ऐसा कि अब एक अलग ही स्पेस में इनको फंसा दिया, फिर इनको मसल दिया। बाकी किसी को पता भी नहीं चलेगा और कोई इफेक्ट भी नहीं आएगा, मतलब उस वर्ल्ड में ही इनको क्वीज कर देते हैं। वांगलिंग सेम अटैक ट्राई करता है, बट उतना फास्ट नहीं था। समझ में आता है कि एंशिएंट एंसेस्टर का पावर लेवल क्या था, अलग रियल में थे वो, लेकिन इस स्पेल को ये कॉपी कर सकता था अपने रैपिड स्पेल आर्ट से। अब वांगलिंग वो जो बैटल वगैरह लड़ा था तो इसके पास बहुत सारे सोल्स थे। अब ये इसका मकसद वही था ना कि एक नया स्पेल वेन बनाए। टोटल 5 स्पेल वेन्स थे इसकी बॉडी में, 99 आफ्टर इमेजेस बना सकते। मकसद था 6वां बनाना, स्पीड भी बढ़ जाएगा स्पेल को यूज करने का। अब इस प्रोसेस में 7 दिन निकल जाते। ग्रैंड सेरेमनी में अब 3 दिन ही बचे थे, तो मस्त धूमधाम से तैयारियां चल रही थी कि भाई एंशिएंट डाओ एम्परर है, और इसके लिए तो इवन एंशिएंट जी और शी के भी मैसेंजर्स आ चुके थे। वो लोग अपने तरफ से गिफ्ट भी लाए हुए थे। प्रिंस जीडो ने भी अपना गिफ्ट भेजा था। जो भी रॉयल ब्लड लाइन के लोग थे, किंग एम्परर के नीचे में किंग रहते थे, तो जो कि जैसे एंशिएंट डाओ कंट्री है, टोटल उसमें 12 कंट्रीज आती है, तो हर एक कंट्री का एक किंग होता है। सभी लोग आ चुके थे। इधर वांगलिंग अपना कल्टीवेशन में लगा हुआ था। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स भी बने, स्पेस में तैरते थे और लोग इस पे मजे कर रहे थे अपने। और डाओ एम्परर का तो अलग ही मकसद था, फ्यूचर में ऐसे ही एकदम लाइवली होगा हमारा एंशिएंट डाओ इंपीरियल सिटी। अब जो इसके अपने खास लोग थे बोले यार आप योर मैजेस्टी आप तो बहुत ही ग्रेट इंसान हो। डाओ एम्परर भी पूछते मतलब प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, और वो बताते कि हाँ दो ग्रैंड इंपीरियंस हैं जी और सी कंट्री के, उनके मैसेंजर्स भी आ चुके हैं। माउंट गुडाओ से भी मतलब गिफ्ट आ चुका है, और मैं इन चीजों का पूरा ध्यान रख रहा हूँ। इंपीरियल टीचर भी शायद ग्रैंड सेरेमनी के लिए आएंगे। एम्प्रेस सॉन्ग की बात अगर की जाए अभी बाहर नहीं आई है, ऐसा लग रहा है उन्हें कुछ चीजें याद आ रही है, लेकिन जब वो याद करती तो काफी पेन में आ जाती है। फिर ये बताते हैं कि ग्रैंड इंपीरियल ने अभी तक कुछ नहीं कहा, मतलब ये जुआनलुओ की बातें कर रहे थे। जो ग्रैंड सेरेमनी होती है ना वो 99 दिन तक चलती है। जैसे पहले दिन एंशिएंट एंसेस्टर की पूजा की जाती है, तो इसमें ही अपना इंपीरियल बंदा जो है रॉयल एम्परर वो पार्टिसिपेट करे। बाकी मैं बोलते हो बाकी जो चीजें रहती है उसमें तुम ध्यान देना। 7 लोग थे यहाँ पर, वो सब बता रहे थे कि हमने ये अरेंज कर दिया वो अरेंज कर दिया। ये सोच रहा था इंपीरियल टीचर ने ही तो बोला लेडी से शादी करने के, इससे मेरा फ्यूचर अच्छा हो सकता है। इधर हमें उस वुमेन को दिखाई जाती है, आंखें फेनिक्स के समान थी और बहुत कंफ्यूजन में थी। यार मैं हर दिन उठती हूँ, मुझे वो ब्लरी ड्रीम आता है, वो वुमेन कौन है और वो बंदा कौन है। मुझे उस बंदे के शब्द याद है, चीजें और भी याद आती कि चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ उन्हें मारने के लिए। वांगलिंग जब ली मुआन से मिला था आपको याद होगा, बाद में बोला था ना कौन है वो, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। और ये सोचती मैं क्यों आंसू बहा रही हूँ, मैं सॉन्ग्सी हूँ। इसका माइंड इतना क्योटिक हो चुका था, वांगलिंग को ये सब पता नहीं था, वो सेंस भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वैसा पावर तो नहीं था ना अभी वांगलिंग के पास कि बहते हुए आंसू को दूर से देख ले, सामने से भी शायद देख ले तो इसे ना पता चले कि इस वुमेन के अंदर ली मुआन का सोल है और बाहर में लेडी सॉन्ग्सी है। उसे पता ही नहीं था ना कि वानेर का जो सोल फ्रैगमेंट वो इसके इतना करीब है। अब ग्रैंड सेरेमनी का दिन आ जाता है, वांगलिंग अंडरग्राउंड केव में था, आंखें खोलता है। 6th स्पेल वेन इसकी बॉडी में बन रहा था, कंफ्यूजन था, लेकिन वो कंफ्यूजन वैसा स्पेल के लिए नहीं, इसके दिल में ना वो एक अलग सा वो दर्द टाइप आता है, संदेह आता है। वांगलिंग अपने वुडन केव में वुडन घर में प्रकट होता है, और इधर यहाँ पर टेलिसेंस 2 बॉडी था ना वो शेप ले रहा था। वांगलिंग बोलता है यार जितना सोचा था उससे ज्यादा समय लगा, बट फिर भी ये काफी एक्साइटेड था। 5 एलिमेंटल ट्रू बॉडी इसकी बॉडी में फिर आके फ्यूज हो जाती है। जब ये बाहर निकलता तो जुआनलुओ वेट कर रहे थे, बोलते कि देखो तुम्हें ग्रैंड सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं, आज रात को वो जो बैंकेट है ना उसमें चले जाओ। मुझे पता है तुम्हें वो थोड़ा चहल पहल ज्यादा पसंद नहीं है, बस चले जाना और फिर वापस आ जाना।
वांगलिंग हेजिटेट करता है बट फिर मान जाता है, बोलते हैं ये डाओ को दे देना, यही मेरा वेडिंग गिफ्ट है। तो फिलहाल ये बॉक्स पकड़ा देते। अब वांगलिंग यहाँ के बाद फिर इंपीरियल पैलेस के लिए निकल जाता है और सोचते हुए जा रहा था कि ये गिफ्ट दे दूंगा फिर अपने कल्टीवेशन में आके लग जाऊंगा, क्योंकि मेटल एसेंस का ट्रू बॉडी बनने ही वाला है। लेकिन वो जो एक बेचैनी थी ना, इससे फिर से आती है। तो देखो कैसा है ना कि यहाँ की एक प्रथा थी, शादी के एक दिन पहले इसे बैंकेट बोलते, मतलब ग्रैंड सेरेमनी के एक दिन पहले, जिसमें एम्परर अपना एम्प्रेस के साथ आते हैं। उनका पहला ये पब्लिक अपीयरेंस होता है, लोगों के सामने आना, सभी के प्यार को, आशीर्वाद को स्वीकार करना। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म बने हुए थे, बहुत सारी चीजें स्पेस में तैर रहे थे, नगाड़े ढोल सब बज रहे थे। हर एक ड्रम के पास एक इंपेरियन एक्सॉल्ट कल्टीवेटर था और ये अपने कंबाइंड फोर्स थे, वो ड्रम को एक अलग साउंड प्रोड्यूस करवा रहे थे, जिससे बहुत दूर दूर तक भी एंशिएंट क्लैन मेंबर्स है ना, तो साउंड को सुन सकते हैं। तीसरा ड्रम बीट बजता, चौथा, ऐसा पांचवा, सातवां ड्रम बीट जब ये बजा तो लाइटें मतलब चारों तरफ फैलने लगती। जब आठवीं बार बजा 108 ब्राइट लाइट चमकती, 108 लोग थे। अब इनकी अलग अलग उपाधियां थी। 108 जिन बोला जाता है। तो एंशिएंट डाओ जो था ना, वो जिन, सेंट, फिंड, किंग और इमॉर्टल जनरल्स में डिवाइडेड था। मतलब पावर लेवल का था ये लोग ज्यादा पावरफुल थे, इन्हें जिन कहा जाता है। लोग इन्हें देख करके और डिस्कशन करते। 108 के आने के बाद 72 लोग और प्रकट होते, टोर्नाडो टाइप एकदम हलचल मच, ऐसा गोल गोल कोई घूम रहा था और प्रकट हो रहा था। इन 72 लोगों को सेंट कहा जाता है। कुछ मैन थे, कुछ वुमेन थे, बट थे तो सभी गॉड, डीमन या डेविल में से। और 27 स्टार्स थे सभी के पास और इनका अपना डिस्कशन चल रहा। फिर उसके बाद ये ड्रम बजा रहे थे और फिर 36 जैंग्स प्रकट होते। इन्हें रॉयल फैमिली गार्ड भी कहा जाता है। अच्छा खासा मतलब नतमस्तकत और ट्रेजर्स के थ्रू कल्टीवेशन को बढ़ाया जाता है। 36 लोग बहुत तगड़े थे, प्लेस की तरफ देखकर ग्रीट करते हैं। अब इस दौरान बज रहा था और 18 स्पेस होल्स अचानक से खुलते। इन 18 रिफ्ट से, स्पेस होल्स, 18 ड्रैगन्स के समान कुछ निकलते। ड्रैगन्स दिखने में थे बट और आती है एंशिएंट डीमन की। इनके ऊपर जो लोग बैठे हुए थे 18 किंग्स। इनमें से 12 जो रहते हैं ना, वो 12 कंट्रीज में रहते, पीछे थोड़ा इधर उधर घूमते भी रहते हैं। और वांगलिंग भी इन्हें देख रहा। क्या जो येमो थे वो इन 18 किंग्स में से एक थे, क्योंकि ये इसने अभी तक येमो के जो डिसेंडेंट है ना, खानदान के लोग बाद वाले, ढूंढा नहीं था। हालांकि इसने येमो को वादा तो किया था। तो ये जब 18 लोग बैठ जाते अपने अपने पोजीशंस पर आकर के, जो डेमोनिक ड्रैगन्स थे वो गायब भी हो जाते स्पेस होल। 9वां ड्रम का बीट बजता है। ऐसा साउंड था कि पूरा दुनिया को हिला कर रखते। लेकिन ये साउंड यहाँ के लोगों पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा था। 9 लोग यहाँ पर प्रकट होते, आसपास ब्लैक लाइट चमक रही थी। इनके अंदर एक अलग इंटेंट था, इंटेंस किलिंग इंटेंट था। इमॉर्टल जनरल्स, एंशिएंट डाओ के 9 इमॉर्टल जनरल्स और लेवल एसेंडेंट इंपीरियन के बराबर। वांगलिंग के हिसाब से जो 13th पैलेस होता है ना, इसके लेवल के होंगे। तो इंपीरियन एक्सॉल्ट ट्रायल में होता था, तो था जो शायद 14th पैलेस के आसपास पहुंच जाए या उसे पार कर जाए। वांगलिंग भी आगे बढ़ता, 9th ड्रम बीट बजता है। इससे देखकर बहुत सारे लोग इसकी तरफ देखते हैं और वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता था कितने लोग देख रहे हैं। सफेद कपड़े भाई के एक बंदा बोलते यार ये बंदा ये है कौन? 9वां ड्रम बीट बज रहा और ये आ रहा है आगे, क्या इसकी आइडेंटिटी स्पेशल है? एक बंदा बोलता यार हम तो जानते नहीं। अब भीड़ में एक चली बात शुरू हो चुकी थी ना यार, मतलब वो ड्रम बीट बजती ना, उस हिसाब से लोगों का पोस्ट 108 जीन्स जब प्रकट हो या 6वां या 7वां ड्रम बजा, 36 जैंग, वो 18 जो भी थे किंग्स, फिर 9 जनरल्स। बोलते भाई ये 9वें ड्रम बीट पर प्रकट हुआ है, ये कहाँ जा रहा है? वो भी आगे जा रहा है। आगे में 4 सीटें थी सबसे आगे, इनमें से 2 सीट जो होती है एक ग्रैंड इंपीरियन के लिए होती है और एक इंपीरियल टीचर के लिए। आज 2 जो सीटें होती वो एंसेस्टर्स के लिए रिजर्व होती। माना जाता है कि वो जनता है। तो एंसेस्टर्स कौन है? सेंट एंसेस्टर मेरे हिसाब से और एक कूडाओ, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। और जब वांगलिंग आगे बढ़ता है, किंग्स को पार कर रहा था, उनमें से 7 खड़े हो जाते हैं और वांगलिंग को रेस्पेक्ट दिखाते। तो जो लाखों लोग यहाँ पर जमा थे ना, वो एक अलग ही वो हलचल हो जाती कि कौन है। वांगलिंग इन 7 लोगों की तरफ देखता है, स्माइल करता है, वो भी इन्हें रेस्पेक्ट दिखाता है। आगे बढ़ने लगता है तो 9 इमॉर्टल जनरल्स यहाँ पर उनके करीब पहुंच रहा था। 9 में से 8 तो शांत थे। वो बंदा जो एसेंडेंट इंपीरियन में 14th पैलेस को पार कर सकता है, इसमें वो थोड़ा अलग ही लुक देता, मानो ये वांगलिंग को रोकना चाहता था आगे बढ़ने से उड़ते हुए। तो वांगलिंग तभी ऐसा पलट के कोल्ड लुक देता, एकदम लाल थी, प्रेशर निकलता है, थोड़े समय के लिए प्रकट करता है और फिर गायब कर देता। बट उस बंदे की उतने में फट जाती है, पसीने छूट रहे थे और बंदा चुपचाप बैठ जाता, मतलब खड़ा भी नहीं हो जा रहा था उससे। वांगलिंग जाकर बैठता है एंशिएंट डाओ ग्रैंड इंपीरियन जहां पर बैठते, वहां पर लोग बोलते क्या ये ग्रैंड इंपीरियन जुआनलुओ का डिसाइपल है क्या? बट ये बहुत यंग दिख रहा है। कुछ लोग पहचान जाते कि हाँ व्हाइट हेड एसेंडेंट इंपीरियन, मुझे लगा नहीं था ये ग्रैंड इंपीरियन जुआनलुओ का डिसाइपल है। अब और ज्यादा रूमर्स चलने लगते हैं, ये भी कहते शायद ये 10वां इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट के सन बन सकते हैं। रॉयल फैमिली वाले तो पहचानते ही थे ना, जैसे प्रिंस जेडू और वैसे भी बहुत सारे प्रिंस होते हैं। तो वांगलिंग की नजर एक बार जेडू से ऐसा मिलती है, वो काफी खुश था और समझ रहा था कि गॉडफादर का नाम कितना मशहूर हो रहा है। वांगलिंग शांति से बैठ जाता, लेकिन इसका दिल में वो बेचैनी अभी भी थी। शांत तो करके रखा हुआ था लेकिन मूड में थोड़ा फर्क आ रहा था। इसे कारण समझ में नहीं आ रहा था, भाई क्या चीज है ऐसा। यहाँ पर आने के बाद और ज्यादा फील हो रहा था। इससे लगता है यार कुछ तो सही नहीं है, क्या यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है जो मुझे अफेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर बहुत इंटेंस था। लगता है यार कुछ तो मेरे से रिलेटेड है, मेरे जीवन से बड़ी भी बहुत बड़ी घटना से रिलेटेड है, उससे भी बड़ा है, जिससे मैंने लाइफ और डेथ सिचुएशंस फेस किया है ना, उससे भी बड़ा है तब, क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं फील किया। यहाँ पर ये ज्यादा रुकना नहीं चाहता था। ड्रम बीट बंद हो चुके थे। एम्परर अपने जो राजमहल से बाहर आते ना, वो बालकनी से झांकने के लिए, तो वैसा सीन अब हो रहा था। अच्छे सस्ते कपड़े पहने थे भाई ने, ड्रैगन वाले थोड़े बने हुए थे। सभी लोग अपना मस्तक हो जाते हैं, इनको प्रणाम करने लगते हैं। वांगलिंग भी प्रणाम करता बट नील डाउन नहीं होता है।
लेकिन वांगलिंग का जो स्लॉटर हो रहा था वो अपने आप फैल रहा था, इससे वो रोक नहीं पा रहा था। फिलहाल एम्परर सबको बोलते कि आज खुशी का दिन है, अभी लोग एंजॉय करो। वांगलिंग की तरफ देखकर भी स्माइल करता है और सभी वाइन वाइन पीना शुरू कर देते हैं। और ज़ुरान ये बोलता है कि आज अच्छा दिन है। इन्हें सुना होगा ना कि ग्रैंड इंपीरियन जुआनलो का डिसाइपल है, व्हाइट हेड एसेंडेंट इंपीरियन, वो हमारे एंशिएंट डाओ को गार्ड करेंगे। एंशिएंट एम्परर स्माइल करते हैं और एडिक्ट के लिए बोलते हैं। वांगलिंग फिर से वो हाथ वाला मुट्ठी वाला जो रेस्पेक्ट होता है वो दे देता है। डाओ एम्परर का एक्सप्रेशन हैवी था क्योंकि वांगलिंग अभी तक नील नहीं होता है। सभी इस चीज को देखते, सभी का ध्यान वांगलिंग पर था। सबसे ज्यादा एक्साइटेड अगर कोई था तो वो जेडू थे। दिन का वेट कर रहे थे मानो कि वांगलिंग को फिर यहाँ से निकाल दिया जाएगा, फिर वो वांगलिंग के साथ रह सकते हैं और उनका सानिध्य प्राप्त होगा, आगे बढ़ सकते हैं। फिर वांगलिंग भी बोलता है कि एम्परर मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ टीचर की तरफ से, फिर अब मैं गिफ्ट दे रहा हूँ और जा रहा हूँ। जब ये देख रहा था ना एम्परर की तरफ से, इसे अलग अपने आप वो किलिंग इंटेंट आ रहा था, डिस्कस्टिंग फीलिंग आ रही थी। वांगलिंग उस चीज को उछाल देता, डाओ एम्परर के बाजू में जो बंदा था उसे लेता है और डाओ एम्परर की तरफ बढ़ा देता। डाओ एम्परर भी बोलता है ठीक है आपको कुछ काम होगा, आप कल पक्का ग्रैंड सेरेमनी में आइएगा। स्माइल देता है ये बंदा फिर भी। उसके बाद ये बोलता है एम्प्रेस को इनवाइट किया जाए। ये जब मतलब वांगलिंग का इरिटेशन और बढ़ जाता, घंटियां वंटियां बजती और मानो इसके दिल के साथ एक कनेक्शन ही फील कर रहा था। इरिटेशन गायब हो जाता है। मतलब लेडी ने कुछ पहना होगा, ऐसे कपड़े रहते हैं ना, थोड़े आवाजें आती है, आयल होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। वो जब गायब हो जाता है ना इरिटेशन, तो वांगलिंग पलट के देखता है। ये देखता है वुमेन को जिसने फिनिक्स ड्रेस पहने थे, डाओ एम्परर की तरफ आ रही थी दरवाजा खोल करके, और एक अलग ही नोबल टेम्परामेंट था। वो थोड़े कर्टन से चेहरा ढका हुआ, वो बीड्स की वजह से आवाज आ रही थी, बेल्स की। ने कपड़े पहने थे। वांगलिंग इस लेडी को पहचान लेता है सॉन्ग से, इसने ब्लैकस्टोन सिटी में देखा था। डाओ एम्परर इधर काफी खुश था। डाओ एम्परर बोलता है एम्प्रेस आइए मेरे बाजू में बैठी, आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। लेडी आके थोड़ा दूर में बाजू में बैठ जाती है, काफी बेचैन दिख होते। जब ये मुंडी उठाती है तो ये देखती कि वांगलिंग इसकी तरफ देख रहा था। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती। वांगलिंग का दिल मतलब दिमाग हिल जाता है, अचानक से होता है। इसका ओरिजिन सोल सब ट्रेम्बल कर जाते हैं। ये वुमेन इसके लाइफ का एक पार्ट हो, का हार्ट बीट भी बढ़ जाता है। वुमेन से एक फैमिलियर फीलिंग आ रहा था, वो पर्दे में फॉग में छिपा हुआ था मानो। वांगलिंग सोचता ये कौन है, वानिर, ली क्यान में, साउरू या रेड बटरफ्लाई। 4 लोग थे जो इसके बहुत करीब। बात रही 5वीं की, इससे इसका बच्चा भी है, तो इसको पता है कि वो कहाँ पर है, तो इसलिए वो फीलिंग नहीं आता है। क्योंकि बाकी जो थे ना वो रिनकारनेट हुए थे यहाँ पर, बट ये सोचता कि ये उनमें से भी नहीं है शायद। तब एक आवाज आती वांगलिंग के कानों में, वांगलिंग, और ये एंशिएंट डाओ एम्परर की आवाज, क्या मेरे एम्प्रेस ने तुम्हारा भी ध्यान खींच लिया? कि लोग भाई एम्प्रेस है ना, कोई ऐसा थोड़ी घूरते रह जाएगा, बट वांगलिंग तरह से वही कर रहा था। वांगलिंग जाग जाता और बोलता है थैंक्स आपके शब्दों के लिए, बट फिर भी वो सोच रहा था ये फैमिलियरिटी क्यों आ रही है, ये लेडी तो सॉन्ग्स ही है जिससे मैं जानता भी नहीं। फिर ऐसा लगता है शायद इसका जो टेम्परामेंट है ना ली मुआन के जैसा है, वो एकदम शांत लड़की है। मेरा वहम है, अगर ये ली मुआन होती तो वांगलिंग के कल्टीवेशन के हिसाब से ये एक बार में बोल सकता था। आई भी करता, बट ली मुआन के और फील नहीं कर पाता। वांगलिंग सोचता कि वानिर तो हेवन अवॉइडिंग कॉफिन में, का सोल फ्रैगमेंट हल्का सा मिसिंग है, शायद ये सेम टेम्परामेंट वाली बंदी है। वुमेन भी थोड़ी गुस्सा में थी, चेहरा लाल हो चुका। वांगलिंग इसे ऐसा देख रहा था उसकी वजह से, बट इसे भी वो एक चीर परिचित चेहरा लगता है वांगलिंग। एम्परर फिर से बोलते हैं वांगलिंग मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जो इनके बाजू में ड्रैगन थ्रोन होता है, अपना हाथ पीटते हैं। इस समय बहुत सारे लोग किलिंग इंटेंट के साथ वांगलिंग को देख रहे थे, बस वेट कर रहे थे कि एम्परर कमांड दे और ये वांगलिंग पर अटैक कर दे। सभी लोगों को लगता है यार ये बंदा तो अलग ही ठरकी दिख रहा है। तभी वांगलिंग बोलता है कि नहीं, तुरंत बोलता है ये वुमेन ना मेरी एक ओल्ड फ्रेंड के जैसी लग रही है, इसलिए मैं देख रहा था। डाओ एम्परर बोलते हैं अच्छा कोई नहीं। डाओ एम्परर अपनी मतलब ये होने वाली बीवी से पूछता, इन्हें पहचान रहे हो जो हमारे फ्यूचर गार्जियन है? ब्लेडी मतलब नाम ऐसा हिलाती। इंपीरियल टीचर का बात याद आती है कि सोल फ्रैगमेंट को सील कर दिया गया, तो औरा तो फैलेगी नहीं। कोई भी अगर क्लोजेस्ट भी आ जाए ना सोल फ्रैगमेंट के, कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता। ऐसा बंदा ही इसे पता कर सकता है जिसका डिविनेशन पावर इंपीरियल टीचर से भी ऊपर हो। ग्रैंड इंपीरियन भी डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए डाओ एम्परर काफी खुश होता है। लगता है क्या ये सोल फ्रैगमेंट इस वांगलिंग से रिलेटेड है? चेहरे पर इसका वो स्माइल था। डाओ एम्परर बोलता है आप करीब आके भी देख सकते हो। अब जब लेडी एम्प्रेस आगे बढ़ती, तरीका भी ना एकदम ली मुआन के जैसा था। लेडी 10 फीट पहले आके रुक जाती, लिंक का फीलिंग और बढ़ता है, सेम फैमिलियर फीलिंग, अलग सैडनेस आ रहा था आंखों में। वुमेन भी इसे देख सकती थी, कभी दिल में दर्द होता है, कंफ्यूजन आता है, बट वो गायब हो जाता है क्योंकि वांगलिंग भी बोल देता तुम वो नहीं हो। उसे लगता है कि शायद वहम था, क्योंकि उसे लगता है यार मैं हमेशा लिमुआन के बारे में सोचते रहता हूँ, तो शायद हो गया होगा। ये वाइन जग उठाता है, पीता है, उतना भी नशीला मतलब था नहीं ये वाइन। तो मैं इसके आंख होते, लेडी अपनी जगह वापस लौट आती है। वांगलिंग की तरफ बार बार डाओ एम्परर देखता था, काफी खुश होता था। ऐसा लगता है शायद वो वांगलिंग से रिलेटेड सोल फ्रैगमेंट नहीं है, या शायद ये वांगलिंग से रिलेटेड है। इसका डाउट बढ़ता है, लेकिन ये जानता था इवन जुआनलू भी करीब आ जाने इस लेडी, वो भी सोल फ्रैगमेंट के बारे में नहीं बता सकते। वांगलिंग को ऐसा देख कर इन्हें मजा आ रहा था। ये वाइन पी रहा था, मैं दिख रहा था, लोग बहुत ज्यादा आ चुके थे। वांगलिंग थोड़ा वाइन पीता और मजा लेने के लिए ना डाओ एम्परर क्या बोलता है, एम्प्रेस गार्जियन वांग का मूड थोड़ा डाउन, आप उनके साथ बैठ के साथ दे सकते हो मेरी तरफ से। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।